नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 2 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 96 के बारे में। यह वर्कशीट मुद्रा एवं साख नामक अध्याय से ली गई है और इसमें हमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। कुल 8 सवाल हैं जो हमें इस वर्कशीट में दिए गए हैं और उसके बाद एक अनसीन पैसेज है जिसको हमें पढ़ना है। तो इन सवालों का जवाब हमें देना है जो सवाल इस आज की इस वर्कशीट में हमारे सामने दिए गए हैं। यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे और उसके बाद जब सवालों को हम हल कर लेंगे तो अनसीन पैसेज को पढ़ने के लिए वापस इस वर्कशीट पर लौटेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 2 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 96 का अध्ययन मुद्रा एवं साख। प्यारे बच्चों, पहला जो सवाल है वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की व्याख्या कीजिए। हमने जब इस अध्याय का अध्ययन किया था और वर्कशीट का अध्ययन किया था मुद्रा एवं साख का, तब हमने विस्तार से उसके बारे में बातचीत की थी। आज हम इसका सिर्फ शॉर्टकट में बिंदुओं को देखेंगे, विस्तार के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मुद्रा जारी करना। रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जारी करता है, सिर्फ 1 रुपये के कागज़ के नोट को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपये के कागज़ का नोट भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है बैंकों पर नियंत्रण रखना। ये रिजर्व बैंक जो है व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण रखने का काम करता है। नंबर 3, सरकार का बैंक है, अर्थात रिजर्व बैंक का आम नागरिकों, आम ग्राहकों के साथ सामना नहीं पड़ता, इसका भारत की सरकार के साथ आमना सामना होता है। और चौथा है बैंकों का बैंक, अर्थात ये भारत के बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है कि अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण गतिविधियों को कम किए जाने की आवश्यकता है, उचित तर्कों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई भी इंसान अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को आपातकाल में पूरा करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में वह या तो ऋण के औपचारिक क्षेत्रों की ओर जा सकता है या अनौपचारिक, लेकिन वर्तमान समय में ऋण के औपचारिक स्रोत तथा गतिविधियों को कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आसानी से ऋण प्रदान कर देते हैं, किंतु ब्याज की दर इतनी ऊंची होती है कि व्यक्ति ऋण जाल में फंसकर रह जाता है, जिससे व्यक्ति जीवन भर उभर नहीं पाता। अर्थात दोस्तों, हम देखते हैं कि ज़िंदगी में किसी न किसी व्यक्ति के सामने कोई ना कोई अवसर ऐसा आ जाता है कि उसको उधार लेने की या कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। और कर्ज लेने के 2 तरीके होते हैं, औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोतों के अंतर्गत हम बैंकों को शामिल करते हैं और अनौपचारिक के अंतर्गत हम महाजनों, व्यापारियों और साहूकारों को शामिल करते हैं। अक्सर ये होता है कि जब आपातकाल में कोई किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति अनौपचारिक स्रोतों की तरफ भागता है, क्योंकि बिना कागजी कार्रवाई के ही उसको लोन मिल जाता है। परंतु इनमें ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति उसको चुकाने में असमर्थ रहता है, जिसके कारण वो ऋण जाल में फंस जाता है। तो इसलिए वर्तमान समय में साख के अनौपचारिक जो स्रोत हैं उनको कम करने की आवश्यकता है। अगला जो सवाल है इस प्रकार है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन महत्वपूर्ण है, क्यों है? अपने विचार दीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठन इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसके सदस्य बिना किसी गारंटी के गारंटी को ही जमा किए अपनी अकस्मात वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार ले सकते हैं। अर्थात स्वयं सहायता संगठन ऐसे समूह होते हैं जिसमें गरीब लोग अपना समूह बना लेते हैं और छोटी छोटी बचत को उसमें जोड़ते रहते हैं। जब किसी व्यक्ति को जो उस संगठन का सदस्य होता है उधार लेने की जरूरत पड़ती है तो उसको बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना कोई गारंटी रखे ही ऋण प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार गरीबों के लिए एक हेल्पफुल उपाय है यह है। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है कि भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर क्यों है? इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए इसलिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है क्योंकि इनमें व्यक्ति बिना किसी कार्रवाई के आसानी से उधार ले लेता है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी के लिए या किसी अन्य अकस्मात ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़े तो वो बैंकों का चक्कर नहीं काटता है, क्योंकि बैंकों में कागजी कार्रवाई की एक लंबी प्रक्रिया होती है जिससे जूझने का समय व्यक्ति के पास नहीं होता। इसीलिए वो हमेशा उन लोगों के पास जाता है जिनके ऊपर उसको विश्वास होता है। वे उसके अपने रिश्तेदार,
गांव के लोग, पड़ोस के लोग या व्यापारी और महाजन भी हो सकते हैं, जो बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना वक्त बर्बाद किए व्यक्ति को लोन प्रदान कर देते हैं। इसीलिए इमरजेंसी में व्यक्ति ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की तरफ भागता है। अरे बच्चों, अब सवाल नंबर 5 है, जो कि इस प्रकार है कि साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार भिन्न हो सकती है? इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि साख की शर्तों से अभिप्राय उन शर्तों से है जिन पर कोई व्यक्ति बैंक से ऋण प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए साख की शर्तें, राशि, ब्याज दर, साख पत्र आदि भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात व्यक्ति को अपनी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति एजुकेशन लोन लेता है, कोई कार लोन लेता है, तो कोई होम लोन लेता है। इसीलिए हर व्यक्ति की जो ऋण की शर्तें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगला सवाल है कि मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल बना दिया है, व्याख्या करें। और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि मुद्रा के आधुनिक रूपों में नोट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट आदि को शामिल किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के विपरीत आधुनिक मुद्रा ने हमारे जीवन को इस अर्थ में आसान बना दिया है कि इसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला ले जा सकते हैं, मात्र पर्स में रखकर, और ये सर्वत्र स्वीकार्य हैं। अर्थात दोस्तों, मुद्रा के आधुनिक रूपों ने हमें इस रूप में आसान जीवन दिया है कि हम मुद्रा को अपने पर्स में रखकर कहीं भी जा सकते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता जो हमारे जीवन को आसान बनाती है वो ये है कि मुद्रा को हर जगह हर कोई स्वीकार करता है, कोई व्यक्ति इसको लेने से इनकार नहीं कर सकता। जैसे कि मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में परेशानी थी कि दोहरे संयोग का होना आवश्यक था, वस्तु विनिमय प्रणाली के विपरीत मुद्रा प्रणाली में ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ मुद्रा के माध्यम से व्यक्ति वस्तुओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अगला जो सवाल है इस प्रकार है कि सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई। जैसा कि आपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई अन्य उदाहरण दीजिए। दोस्तों, हमने सलीम की कहानी के बारे में पढ़ा था कि वो एक जूता बनाने वाला व्यापारी था और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ ऋण लेता है। उसका काम सफल हो जाता है और ऋण को समय पर चुकाकर वो अपने संपत्ति को अर्जित करता है। इससे उसके जीवन में ऋण ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी। एक ऐसा अन्य उदाहरण हमें लिखना है अपनी ज़िंदगी से, और इसका जवाब मैंने इस प्रकार लिखा है कि मेरे पड़ोस में एक विद्यार्थी ने शिक्षा ऋण यानी एजुकेशनल लोन लिया था। पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई और उसने शिक्षा के लिए लिया गया ऋण लौटा दिया। तो नौकरी लगने के बाद उसने वो ऋण लौटा दिया। इस प्रकार उसके जीवन में एजुकेशनल लोन ने सकारात्मक भूमिका निभाई। दोस्तों, ये सवाल नंबर 8 है, जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, और इसके बाद एक पैराग्राफ है जो हमें पढ़ना है। तो सवाल ये है, सवाल नंबर 8, कि साख से आप क्या समझते हैं? साख किस प्रकार संपत्ति एवं ऋणजाल दोनों की भूमिका निभा सकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि औपचारिक अथवा अनौपचारिक स्रोत से लिए गए ऋण को साख या क्रेडिट कहा जाता है। यह किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा के लिए ऋण लेता है और पढ़ने लिखने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो यह साख की सकारात्मक भूमिका होती है। किंतु यदि व्यक्ति ऋण लेता है और समय पर उसका भुगतान करने में असफल रहता है तथा ऋण की राशि लगातार बढ़ती जाती है, तो वह कर्ज के दलदल में फंसकर रह जाता है। यह साख की नकारात्मक भूमिका है। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उस पैराग्राफ को जिसको हमें इस वर्कशीट में दिया गया है। प्यारे बच्चों, ये स्रोत आधारित प्रश्न है और ये है पैराग्राफ दिया गया है जो इस प्रकार है कि मेघा के घर खरीदने के लिए बैंक ने से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागजात ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। अब ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसके आधार पर हमें ये चार्ट पूरा करना है। तो देखते हैं कि क्या ये चार्ट है और कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करें। पहला है ऋण राशि रुपयों में, यानी कि कितने की राशि उसने ली, 5 लाख रुपए की। समर्थक ऋणाधार
किस लिए लिया है उसने ये लोन? घर खरीदने के लिए लिया है। तीसरा है अदायगी का स्वरूप, यानी कि ऋण को वापस कैसे किया जाएगा? मासिक किस्तों के माध्यम से। और आवश्यक कागजात क्या हैं इसके? तो वो है घर और नौकरी के कागज़। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 10 की 2 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 96 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।